नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का आरएलडी ने ऐलान कर दिया है। आरएलडी ने उत्तराखंड में कार्यकारिणी की घोषणा की है। राष्ट्रीय लोकदल ने कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। कई अन्य प्रदेशों में भी कवायद जो है इसके मद्देनजर शुरू कर दी गई है। जनता की समस्याओं पर काम करेगी पार्टी, आरएलडी की तरफ से कहा गया है। देखिए, राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के दम पर अकेले लड़ने का ऐलान किया, यानी कि अकेले लड़ने का ऐलान किया, किसी के साथ गठबंधन में नहीं। राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तराखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 5 प्रदेश उपाध्यक्ष, 6 प्रदेश महासचिव और 6 प्रदेश सचिव, 3 जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों के तहत पार्टी उत्तराखंड में एक्टिव होकर काम करना चाहती है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश में नगर निकाय और नगर पंचायत के चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा आम जनता की समस्याओं को लेकर भी मुखर होकर पार्टी आवाज उठाएगी। हम जो निकाय चुनाव लड़ेंगे, चाहे नगर पालिकाएं हो, महापालिकाएं हो, चाहे जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, राष्ट्रीय लोकदल ताकत के साथ उत्तराखंड में अपनी दस्तक देगा इन चुनाव में। वो हम तैयारी कर रहे हैं। और हमारे राजेंद्र पंत जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने आज अपनी कार्यकारिणी डिक्लेयर की है, वो आपको दे देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो देखिए, उत्तराखंड चुनाव में आरएलडी जो है एक्टिव नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आरएलडी ने उत्तराखंड में कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी है। इसके मद्देनजर आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने जो है कार्यकारिणी का विस्तार भी कर दिया है, जिसके तहत 5 प्रदेश उपाध्यक्ष, 6 प्रदेश महासचिव और 6 प्रदेश सचिव जो है नियुक्त किए गए हैं। 3 जिला अध्यक्षों को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरएलडी जनता की समस्याओं पर काम करेगी। कार्यकारिणी विस्तार के बाद धामी सरकार को सलाह आरएलडी ने कहा कि प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क की जो स्थिति है वो खराब है और बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्याएं भी बनी हुई हैं। इसके अलावा राज्य में अगर हम देखें तो बेरोजगारी और पलायन की भी मुख्य समस्या है। सरकार को राज्य के अंदर लघु उद्योग स्थापित करने चाहिए। बेरोजगारी के साथ साथ अपराधों पर भी अंकुश जो है वो लगना चाहिए। तो आरएलडी जो है कुल मिलाकर अगर हम देखें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और राज्य सरकार को भी इस बाबत उसने नसीहत दी है। तमाम तरह के अगर हम देखें तो जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं और जनता से जुड़ी हुई जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं का जिक्र भी किया है, उन समस्याओं को चिन्हित भी किया है। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। संजय पुनीर, उनका रुख कर लेते हैं, हरिद्वार से हमारे साथ हैं। संजय, देखिए, आरएलडी एक्टिव है, ये तो साफ हो गया है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तमाम जिम्मेदारियां जो है वो भी बांट दी गई हैं। देखिए, लगातार ही नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और अब राष्ट्रीय लोक दल भी अपनी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उनकी अब कार्यकारिणी का भी गठन हो गया है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पार्टी ने ऐलान किया है कि अकेले अपनी पार्टी के दम पर चुनाव लड़ेगी, जनता की समस्याएं समझेगी। क्योंकि लगातार ही अब सभी पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो जनता के बीच घूमकर उन्हें लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात होगी किस तरह से उत्तराखंड में अपनी मजबूती के साथ आरएलडी चुनाव लड़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो आम समस्याएं होती है, जन समस्याएं होती है, उनको समझना शुरू कर दिया है। संजय, अगर हम जनाधार की बात करें ग्राउंड स्तर पे जाके, तो क्या अभी नजर आते हैं मौजूदा समीकरण में आरएलडी का जनाधार क्या है? देखिए, लगातार जब पार्टी चुनाव का ऐलान करती है और जिस तरह से आरएलडी ने अपने प्रदेश महासचिव, सचिव और जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो जनता की समस्या है उन्हें उनके बीच पहुंचेंगे और उनकी समस्या समझकर कहीं ना कहीं चुनाव का जीतने का भी दावा कर रही है। लेकिन चुनाव के जब दौर होता है, जब चुनाव नजदीक आते हैं, तो जनता किस के लोक लुभावन वायदों में आती है और किस पार्टी को अपना समर्थन देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आरएलडी ने पूरी तरह जी शुक्रिया संजय, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर आज भाद्रपद महाशुक्ल पक्ष त्रयोदशी
सोमवार का दिन है आज और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कई मंदिरों, श्री ओमकारेश्वर मंदिर, उखीमठ, श्री नरसिंह मंदिर, जोशीमठ, तृतीय केदार, तुंगनाथ, सिद्धपीठ, कालीमठ में विशेष पूजन अर्चन और हवन किया गया। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस दिव्य पावन भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये दिव्य ज्योतिर्लिंग आज इस दिव्य क्षेत्र में, इस ज्योतिर्लिंग में हमारे उत्तराखंड के समृद्ध राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नूतन जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भगवान श्री केदारेश्वर के दिव्य चरणों में महाअभिषेक किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड के सीएम धामी का जन्मदिन है आज और जन्मदिन के उपलक्ष्य में धामी ने महादेव का आशीर्वाद लिया है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए हैं। सीएम कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। इस अवसर पर सीएम धामी ने देहरादून के महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने अपने जन्मदिन पर महादेव का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में चल रही आपदा को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने आपदा पीड़ितों की हर मुमकिन मदद का आश्वासन भी दिया है। इस बार हम लोग प्रदेश के अनेक स्थानों पर आपदा से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। और मैंने सभी से अनुरोध किया है कि आज इस दिन सभी आपदा पीड़ितों के पास पहुंचें, उनको हर संभव मदद करें और उनके दुख में तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मौके पर हम आपको उनके सियासी सफर से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। सीएम धामी का सियासी सफर कैसा रहा बताते हैं। देखिए, शुरुआती दौर का जिक्र करें तो वो आरएसएस की स्टूडेंट यूनिट एबीवीपी में शामिल थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में साल 1990 से राजनीति में उन्होंने कदम रखा। धामी 2 दफा बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2001-2002 में धामी भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी के पद पर काम कर चुके हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में ग्रेजुएशन किया उन्होंने। पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही एलएलबी भी की है। साल 2008 तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष के तौर पर भी सेवाएं दी हैं उन्होंने। देखिए, धामी ने युवाओं को 70% नौकरियों में आरक्षण के लिए आंदोलन किया। 2022 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ा। 2022 में धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। हार के 6 महीनों बाद धामी को चुना गया मुख्यमंत्री का चेहरा उनके कामकाज की वजह से। 2022 से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत हैं और अभी भी वो बने हुए हैं और लगातार जनता की सेवा करें। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर महादेव से आशीर्वाद लिया, तमाम मंदिरों में गए, पूजन अर्चन किया और इसके साथ साथ देखिए जिस तरह से आपदा हम देख रहे हैं, जो स्थितियां देख रहे हैं, बाढ़ बारिश की, जनता की मदद कैसे की जाए, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए, आश्वासन देते हुए नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन उनके गृह क्षेत्र खटीमा में धूमधाम से मनाया गया। 16 सितंबर को ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैराथन रेस का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन के बाद रेस में भाग लेने वाले सभी विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खटीमा नगर के पीलीभीत रोड स्थित हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री धामी की दीर्घायु की कामना के साथ पूजन किया गया, हवन किया गया और मिठाइयां बांटी गई। सीएम धामी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में खुशी की लहर है। राजनेताओं ने सीएम धामी को दिए हैं बधाई संदेश भी। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। अमित शाह और सीएम योगी ने भी बधाई संदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर आज देश भर में बधाई उन्हें मिल रही है। राजनेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम धामी को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए भी उन्होंने शुभकामनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी हैं। कुछ पोस्ट आपके साथ स्क्रीन पर हम साझा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई और केंद्रीय मंत्रियों ने और बड़े बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई संदेश दिया है, शुभकामनाएं दी हैं उनके
जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। देखिए, आज 49 साल के हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई हैं। सीएम धामी की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीने की कामना करता हूं, ये पीएम मोदी ने कहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है उन्हें। देश भर के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाइयां दी हैं। सीएम धामी के जन्म दिवस पर बीजेपी प्रदेश भर में युवा संकल्प दिवस मना रही है और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन भी। तो इस तरह से भी पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। बधाई संदेश तो मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक रक्त की अगर जरूरत पड़े तो वो पहुंच सके। मसूरी में गणेशोत्सव की निकली है विसर्जन शोभा यात्रा। भगवान गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई है। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से यात्रा निकाली गई है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा है पूरा वातावरण। यात्रा के बाद किया गया भंडारे का आयोजन भी। मसूरी में श्री गणेश सेवा समिति में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिली। भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा श्री सनातन धर्म मंदिर से लठौर बाजार होते हुए गांधी चौक तक निकाली गई और श्रद्धालु ने गणेश जी की मूर्ति को यमुना में विसर्जित करने के लिए वो लेकर गए। इससे पहले श्री सनातन धर्म मंदिर में भगवान गणेश की पूजा की गई, अर्चन किया गया। सभी सदस्यगण, बाकी अन्य लोगों ने सदा साल ये बड़े धूमधाम से गणेश जी का प्रोग्राम बना रहे हैं। भगवान ने सबकी मनोकामना पूरी करे, इसी आशा से हमने ये काम चालू किया था और आगे भी इसी प्रोग्राम को हम इसी तरह करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी प्रभु इच्छा है, जैसा सब चाहे वैसा। और आज विसर्जन यात्रा है, यहाँ से लेकर यमुना ब्रिज तक हम जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने के बाद वहाँ पे सभी लोगों का भंडारा है शाम के टाइम का, वो अपना प्रसाद वहाँ पे ग्रहण करें, वो अच्छी बात है। और देखिए, त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देहरादून की सभी चौकी और थानों में सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शांति बैठक बुलाई जा रही है, जिससे त्योहारों का जो आयोजन है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो पाए, सौहार्दपूर्ण ढंग से हो पाए। ये भी बता दें कि ईद मिलाद उन नबी, गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा पूजा, पितृपक्ष, नवरात्र और दशहरा समेत कई त्योहार आयोजित होने वाले हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि त्योहारों को लेकर शांति बैठक, धार्मिक जुलूस का रूट, कानून और यातायात व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे इस दौरान सभी धर्मों के त्योहार आपसी सौहार्द से मनाए जा सकें। देखिए, अभी जो आने वाला अभी समय है, सप्ताह देखें आने वाला माह है, वो काफ़ी सारे हमारे इसमें 30 त्यौहार भी पड़ते हैं और खासकर बड़े बड़े त्यौहार हैं जो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। और आगामी अभी ईद का त्यौहार हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा और आने वाले महीनों में अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर पर जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है, उसकी मीटिंग करने को सभी को बताया गया है कि सभी पक्षों के साथ पूर्व मीटिंग कर लें। अक्सर जो विवाद का कारण बनता है वो ऐसे कोई धार्मिक जुलूस होते हैं जो पहली बार या किसी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, वहाँ कोई रास्ते में लेकर कोई विवाद ना हो, उसको देखते हुए रूट वगैरह जो जुलूस के धार्मिक जुलूस हैं उनको पहले एक बार पुनरीक्षण कर लिया जाए। किसी को कोई आपत्ति है या पूर्व में कोई ऐसे विवाद हुए हैं उस रास्तों पर या जुलूस में या विसर्जन के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी आपने बताया, विसर्जन के दौरान भी कभी कोई विवाद है, तो उन सभी का परीक्षण कर लिया जाए। तो पीस कमेटी की बैठक इसमें थानावार शुरू हो चुकी है। और हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी राज्य में अपराध चरम पर है, हरीश रावत ने ये कहा। बीजेपी सरकार विफल साबित हुई है। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हैं। और देखिए, हरिद्वार पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचे हरीश रावत ने केंद्र की मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार को विफल और भ्रमित बताया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार नीतिगत रूप से स्पष्ट नहीं है और राजनीतिक में अस्थिरता बनी हुई है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर दिए गए बयानों को बीजेपी नेताओं द्वारा मुद्दा बनाए जाने पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी नेता राहुल फोबिया से ग्रस्त है। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर बीजेपी ने 4 झूठ बोले और दुष्प्रचार किया।
केंद्र सरकार के हैं वो पूर्ण विफलता के हैं, नीतिगत भ्रम की शिकार है केंद्र सरकार। एक कदम आगे चल रही है तो 2 कदम पीछे हट रही है। एक राजनीतिक अस्थिरता का बोझ जा रहा है। ये 100 दिन की वानगी है सरकार। राहुल गांधी जी की अमेरिका यात्रा को लेकर के भाजपा ने 4 नग्न झूठ प्रसारित किए और अपने गोदी मीडिया और दूसरे प्रचार साधनों के माध्यम से एक दुष्प्रचार किया। और हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार राहुल फोबिया से ग्रस्त है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। सभी जिलों में नुकसान का जायजा लिया है, आकलन किया जा रहा है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश भी जारी है। उत्तराखंड में लगातार 3 से 4 दिन तक भारी बारिश देखने को मिली है, जिससे मानसून सीजन के दौरान काफी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन करने के साथ साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम भी सभी अफसर कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि अब बरसात का मेजर समय जो है वो समाप्त हो गया है। हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। तमाम जगहों पर भूस्खलन की वजह से दिक्कत हुई है और सभी सड़कों को सुचारू किया जा रहा है, बहाल किया जा रहा है। उन्होंने केदारनाथ मार्ग पर पागल नाला और अन्य जगहों पर चिन्हित किया है इन जगहों को। और देखिए यहाँ पर जो भी क्षतिग्रस्त है सड़कें, उन्हें दोबारा से बहाल किया जा रहा है। अभी मौसम लगातार सुचारू हो रहा है। आज कहीं भी वर्षा की सूचना नहीं है। हल्की फुल्की बरसात भले हुई है। बाकी पूरे प्रदेश में मौसम खुला हुआ है। अगले 3-4 दिन तक लगातार मौसम खुला हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक धूप होगी या मौसम खुला रहेगा। अगर कहीं बरसात होगी तो ऐसी बरसात होगी जिससे रिमझिम बारिश जिसे कहते हैं उस तरह से होगी। मौसम बाकी जगह खुला हुआ है। जो सड़कें बंद हुई है हमारी, उसको लगातार खोलने की कार्रवाई की जा रही है। नारायणगढ़ परखाल चोपता मोटरमार्ग पर चलिया पानी गांव के पास जो है कई दिनों से देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और इसकी वजह से पहाड़ी से भारी मलबा जो है वो आ गया है रास्ते में और इससे यातायात बाधित हो रहा है। वहीं ठीक इसके नीचे ग्रामीणों के प्राकृतिक जल स्रोत भी मलबा और पत्थरों की चपेट में आकर तहस नहस हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि बारिश के चलते सड़क मार्ग के ऊपर से भारी लैंडस्लाइड होने से उनका जो एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है उसे खतरा उत्पन्न हो गया है। लोगों ने कहा कि सड़क मार्ग खोलने पर संबंधित विभाग द्वारा जबरन मलबा पत्थर सीधे नीचे फेंका जा रहा है, जिससे उनके जल स्रोत के नष्ट होने की संभावना बन रही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आपदा को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा और इसमें सबसे पहले PMGSY से हमने कई बार आवेदन पत्र लिखे हैं और विभाग को सूचना दी है और इस सूचना के अंतर्गत भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई, जबकि यहाँ पे 2 बार डंपर आ चुके हैं और डंपर ने अपना कोई कार्य नहीं किया, केवल दिखाने के लिए लाया गया। और ये आपदा हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे इससे जो आगे 16 ग्राम सभाएँ हैं वो उनके लिए नुकसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है ये भी बचना चाहिए हमारे लिए, और या तो यहाँ पे डैम्पिंग जोन की व्यवस्थाएं हो इनके ये PMGSY के द्वारा, और जो ये आपदा है इसको रोकने के लिए PMGSY ने इस पर अभी कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं की। और ये पैतृक पानी है और इसी पानी से मेरे इस गांव का नाम चलिया पानी है। हमारे बुजुर्ग जब यहाँ पर आए होंगे पुराने लोग, तो उस टाइम यहीं पर आए थे, तो इसी पानी के आधार से लोग यहाँ पर बैठे थे और ये गांव बसा था। बाकी गांव यहाँ से हमारे लोगों का प्लान ऊपर को होते गया। पानी से हमारे यहाँ पर गुर्जा माई का मंदिर है, जहाँ कि अब हमारे नवरात्रा शुरू हो रही है। ये पानी नहीं रहेगा तो हमारा गांव सारा तड़प तड़प के मर जाएगा। हमारा पानी का यही स्रोत है। विकासनगर के बिनार क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं और इसे लेकर अब उप जिलाधिकारी विकासनगर ने पेयजल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फौरी तौर पर व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल हथियारी से बिहार जाने वाले रास्तों के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब है। बारिश की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से इन्हीं रास्तों से दर्जनों गांव के लोग जान हथेली पर लेकर रोज़ाना गुजरते हैं। बता दें कि बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से क्षेत्र की जो पेयजल लाइन है, सिंचाई
है की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। वहीं न्यूज़ इंडिया की टीम ने इन खतरों से भरी इन रास्तों से गुजरते हुए ग्राउंड जीरो पर जाकर इस खबर को प्रमुखता से पहले भी उठाया था और अभी भी दिखा रहे हैं आपको। विभागीय जो अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के और पेयजल के, उनको निर्देशित किया जाएगा कि वो मौके का निरीक्षण करें और जहाँ पे जो चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं उसको सही करें। दिखते सड़कों की हो रही इस टाइम परेशानी ना जी, रोड बन रहे ऊपर के नीचे के, इसलिए टूट जा रहे हैं रोड, तो परेशानी तो आ ही रही रास्तों की। बारिश की वजह से हो रहा सारा नुकसान ना जी। बाकी रोड वाले बनाने वाले तो खोल ही देते हैं बेचारे जब भी आते हैं। अच्छा, बारिश की वजह से गांव में किस तरीके का नुकसान? बस नुकसान है, यह पानी पुनी वगैरह नहीं आता है। अब मजदूर आदमी ड्यूटी पर नहीं जा सकता कहीं, रास्तों की वजह से बहुत दिक्कत आती है, फिर पैदल ही जाना पड़ता है। स्कूल बच्चे कैसे जाते हैं? स्कूल बच्चे पैदल ही जाते हैं जी। और वहीं हरिद्वार में पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में एक आरोपी की गोली लगने से मौत हो गई है। दूसरा इनामी बदमाश मौके से फरार बताया जा रहा है। ज्वालापुर डकैती केस में आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, हरिद्वार में देर रात पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी है। जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मौके का फायदा उठाकर दूसरा आरोपी जो है वो फरार हो गया। अब पुलिस लगातार उस फरार आरोपी की तलाश कर रही है, उसे ढूंढा जा रहा है। ज्वालापुर डकैती मामला है ये, जिसमें आरोपियों की तलाश जारी है। एक आरोपी मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी थी, जख्मी हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। बाइक सवार दो लोगों को रोकने के प्रयास में पुलिस से मुठभेड़ में बहादुराबाद थाना इंचार्ज और उसकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जो घायल हुआ था उसको तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया था, यहाँ से मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति अभी मौके से फरार होने से कामयाब रहा, उसकी अभी कॉम्बिंग हम लोग कर रहे हैं। जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि हम उसकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। इस क्रम में मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति है इसकी शिनाख्त बिल्कुल जो ज्वालापुर डकैती में शामिल जो 5 लोग थे उसमें से एक के रूप में की गई है। देखिए, मैं आज तक अभी तक की सब कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि पहले दिन से ही मुझे आश्वासन दिया गया कि हम इस डकैती का पूर्ण रूप से खुलासा भी करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे भी और हमारे सामान की पूरी बरामदगी भी करा के दी जाएगी। अभी तक मैंने आज जो घटनाक्रम पे वहाँ देखा भी है कि मुझे मेरा सामान आइडेंटिफाई कराया गया है, तो उसमें भी मुझे कुछ सामान दिखाया गया है जो इनको बरामद हुआ उस मुजरिम से, तो वो मेरा है, मैं उसका पुष्टिकरण कर रहा हूँ। उसको मैंने देखा बहुत अच्छे से और आइडेंटिफाई करता हूँ मेरे ही सामान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।